चलिए आज हम लोग देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में और पूरी कंप्लीट बातें यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन चीजों पे एप्लीकेबल है और एक्चुअली में हाइपर कॉन्जुगेशन की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ी। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन हमें कैसे पता चला कि वहां पे प्लस एच इफेक्ट लगाना है, अल्फा हाइड्रोजन देखना है, वहां पे कैसे पता चला। चलो उसके पहले अब छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देख बेटा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप जानते हो कि सिंगल बॉन्डेड का बॉन्ड जो लेंथ है ना वो सबसे ही ज्यादा होता था। क्या होता था? सबसे ज्यादा, दैट इज 1.54 एंगस्ट्रॉन। ऐसे ही डबल बॉन्डेड का यदि हम बात करें तो डबल बॉन्डेड का बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा और कम होता था एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, 1.34 एंगस्ट्रॉन। अगर हम बात करें ट्रिपल बॉन्डेड की तो ये कुछ इस प्रकार से, और इसका लगभग होता था 1.20 एंगस्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ते थे वैसे वैसे लेंथ छोटी होती जाती थी। तो हमको तो ये पता चल गया कि सिंगल बॉन्डेड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब हुआ क्या एक्चुअली में, जब ऐसा पता तो चल गया लेकिन बाद में जब ऐसा कंपाउंड मुझे कहीं दिख गया, ऐसा कंपाउंड मुझे कहीं पे दिख गया तो ये भी मान के चल रहे थे कि इस जगह पे, मतलब इस वाली जगह पे भी सिंगल ही बॉन्ड है। मतलब इस कार्बन के बीच में भी तो सिंगल ही तो बॉन्ड है, मतलब इसका भी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉन के लगभग होना चाहिए, अब उतना ही होना चाहिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जब ऐसा देखा गया तो वहां पे 1.54 मतलब सिंगल बॉन्ड की इतना बॉन्ड लेंथ नहीं हुआ। लेकिन था तो भाई सब सिंगल ही बॉन्ड, लेकिन जब देखा गया तो इसकी वैल्यू तो उतनी नहीं आई। तो देखा गया कि यहाँ पे ऐसा हुआ क्या कि इतनी बॉन्ड लेंथ पाई नहीं की, मतलब 1.54 से थोड़ी सी कम पाई गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इस प्रकार हो सकता है। देखो बेटा यहाँ पे फिर हुआ क्या था, अब आते हम लोग मैकेनिज्म पे कि ऐसा हुआ क्या। तो ये हुआ, जैसे मैं इसको ऐसा लिख लूं ना, एक हाइड्रोजन बाहर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और मैंने इसी को इस फॉर्मेट में यहां पे बना लिया। अब देखना पहले तो ये समझो कि यहां पे जो अपना डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है इसका ईएन कितना है। इसका ईएन है बेटा sp2, इसका भी है sp2, और इसके बगल वाला कौन सा ईएन है भाई? अरे ये कहां गया हाइड्रोजन, यार मिट जाता है अपने आप। चलो तो इसका था sp2, इसका था sp2, बगल वाला जो कार्बन था उसका क्या था? उसका तो sp3 था ना। अब ये बताओ कि sp2 का हाइब्रिडेशन ज्यादा होता है, मतलब कि ईएन ज्यादा होता है कि sp3 का? आप जानते हो sp2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, दैट इज 2.75। तो यहां पे मैं लिख लूं ऐसे कि ये मजबूत है, मतलब 2.75, और sp3 वाले का 2.5। ये बताओ इन दोनों में से मजबूत है कौन है? ये वाला ना, sp2 वाला। अब जो मजबूत है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा। इसका मतलब यहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था ना, जैसे ये बॉन्ड था ना इलेक्ट्रॉन से ना, ये खींचना चाहेगा क्योंकि ये ज्यादा है, मजबूत है। ये जब खींचेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर जाएंगे डबल बॉन्ड बनाने में, और इस प्रकार से कुछ अपना रेजोनेंस चलेगा। अब रेजोनेंस चलेगा तो भाई साहब देख लो क्या बनेगा फिर। क्या ये इस प्रकार से रेजोनेंस चल गया? इसका मतलब अच्छा यहां पे जो आप सिंगल बॉन्ड बोल रहे थे वो एक्चुअली में सिंगल नहीं बेटा, डबल बॉन्ड हो चुका था। कैसे? रेजोनेंस से हो गया था। और आप जानते हो जहां पे जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। इसका मतलब इसीलिए यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा था ना वो एक्चुअली में सिंगल नहीं डबल था, इसीलिए सिंगल बॉन्ड की इतना बॉन्ड लेंथ नहीं आ रहा था, उससे थोड़ा सा कम आ रहा था। क्या ये चीज क्लियर हुई कि एक्चुअल में होता कैसे था? क्योंकि आप जानते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन में जो हाइड्रोजन होता है उसके इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं डबल बॉन्ड बनाने में, और यहां पे कुछ इस प्रकार से रेजोनेंस पाई कन्वर्ट हो जाएगा बेटा लोन पेयर में। इतनी बात क्लियर हुई। इसका मतलब sp2 वालों से बगल में
sp2 वालों के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है, उसके पास यदि कोई भी हाइड्रोजन, कितना भी हाइड्रोजन हुआ, वो डबल बॉन्ड बना लेंगे और रेजोनेंस चल जाएगा। इसका मतलब जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतना ज्यादा रेजोनेंस, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्या ये बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे यदि हम समझें तो मैं आपको बता दूं कि sp2 वालों से कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन, चलो तीनों के बारे में। किस किस में लगता है बेटा? कार्बो कैटायन वालों में लगाओगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और किस में? एल्कीन वालों में लगाओगे, मतलब डबल बॉन्डेड वाले जो अभी मैंने बताया आपको। और किस में? और बेटा फ्री रेडिकल। इन तीनों में ही आप हाइपर कॉन्जुगेशन के सहारे चीजों को स्टेबल करोगे। अगर आपसे पूछा कार्बोटाइन को स्टेबल करो तो आप प्लस एच लगा सकते हो। अगर आपसे बोलेगा कि भाई फ्री रेडिकल को स्टेबल करो तो भी आप प्लस एच लगा सकते हो। एल्कीन को भी कर सकते हो। ऐसा लेकिन बना क्यों रहा हूं? बना इसलिए रहा हूं कि यहां पे आप देख लो कि कंडीशन क्या आएगी। कंडीशन क्या आएगी? जस्ट फ्री रेडिकल बना रहा हूं। अब देखना वन बाय वन। जैसे कि आपको CH3 कार्बोकैटायन दे दिया, ये वाला। उसके बाद एल्कीन दे दिया। क्या दे दिया? एल्कीन दे दिया। लो भाई, एल्कीन दे दिया। फिर क्या दे दिया? फ्री रेडिकल। मैं तीनों का वन बाय वन करवा रही हूं, एकदम ध्यान से सुनना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो नीट में पक्का आपको क्वेश्चन गलत होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टेबल दो तीन तरीकों से कर सकते हो, लेकिन प्लस एच पहले आता है प्लस आई से। इसलिए कभी भी आपको यहां पे ये कंडीशन दिख जाए तो प्लस एच पहले सोचोगे। ओके, अब आता है यहां पे फ्री रेडिकल। अब बताओ इन तीनों में क्यों लगाऊं? मैं क्यों लगाऊं हाइपर कॉन्जुगेशन? इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये sp2 है और बगल वाला क्या है बेटा? sp3 है। और यहां पे क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये sp2 है और बगल वाला sp3 है। ये क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये sp2 है, ये sp3 है। अब बताओ, जो अपना sp2 है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, मतलब यहां से भी खींच सकता है। अगर एल्कीन हुआ ये भी खींच लेगा, ये हुआ तो ये भी खींच लेगा। मतलब इन तीनों चीजों पे प्लस एच इफेक्ट एप्लीकेबल है। और ये बताओ यहां पे कितने हाइड्रोजन sp2 से, नोट पॉइंट हिंदी में, sp2 से क्या जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात कर रहा हूं। और उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा प्लस एच इफेक्ट, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग यहां पे क्वेश्चंस पे, समझते हैं। क्वेश्चन पे जैसे मैंने यहां पे आपको बता दिया कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ किसके? कार्बोकैटायन लिख दूं क्या? अब आ जाओ क्वेश्चन। जो कॉन्सेप्ट समझा उसको अप्लाई भी करो। चलो, एक रहा कुछ ये क्वेश्चन, ए रहा, चलो कुछ ये रहा, और सी वाला क्या रहा भाई साहब? एकदम अच्छे से चलो, इसको यदि आप ट्राई करोगे तो देखो क्या दे रखा है यहाँ पे। कार्बोकैटायन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। इसको स्टेबल करना है, पहले क्या सोचोगे? प्लस एच इफेक्ट। यहां पे मैंने देखा ये sp2 था, बिल्कुल था। इससे जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कौन कौन से? एक ये कार्बन है बेटा, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन। क्या इसके पास हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। कितने हैं? 3 है। क्या यहां पे भी 3 है? यहां पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन हाउ मेनी? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पे बात करें, ये sp2 है क्या? बिल्कुल है sp2। यहां पे देखो, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? बिल्कुल है, ये है।
तीनों को मिला के अल्फा हाइड्रोजन कितने, 3 भाई, यहां से 3 यहां से, आराम से एकदम। उसके बाद क्या ये sp2 है, बिल्कुल है। बगल वाला sp3 है, ये वाला बिल्कुल है। क्या इसके पास हाइड्रोजन है, हाँ 3 है। मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। अब बताओ जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये मैंने ऊपर लिख रखा है। तो बताओ स्टेबिलिटी की यदि बात करूं कार्बोकेटाइन की, तो कौन पहले स्टेबल होगा, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा। क्या पहले लगा दो ए, देन बी, देन उसके बाद सी। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। क्या आप बात समझ में आई? अब आ जाओ फटाफट हम लोग एल्कीन वाला भी देख लेते हैं, क्योंकि तीनों पे एप्लीकेबल है, तीनों के बारे में हम लोग सीख भी लेंगे। चलो नेक्स्ट आता है सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या बोलता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब एल्कीन का भाई मैंने लिखवाया है, तो एग्जाम्पल तो देना ही पड़ेगा, बिना एग्जाम्पल के तो काम ही नहीं बनेगा। चलो ये रहा है आपके एग्जाम्पल, CH3। ओके, चलो इसको बताओ। इन दोनों में पहले बात कर लेते हैं। इन दोनों में आपको पता चल रहा होगा कि जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच ये इनको डब्बा कर लो। अगर ना समझ में आए तो जिनके जिनके बीच में डबल बॉन्ड है उन कार्बन को डब्बा कर लो। अब उस डब्बे से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन देखो, क्या ये है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3। मतलब अल्फा हाइड्रोजन 3 निकले। अब इनको भी डब्बा कर लो भाई साहब, इनको भी डब्बा कर लिया। इन डब्बे से जुड़े हुए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने बेटा, एक ये है, एक ये। उनके पास हाइड्रोजन चेक कर लो, 3 यहां से 3 यहां से, मतलब 6 हो गया। बताओ ए बी में से कौन ज्यादा स्टेबल। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की यदि मैं बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, मतलब बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। अब हम लोग सीख लेते हैं फ्री रेडिकल के बारे में, क्योंकि लास्ट अपना वही बचा हुआ है। चलो थर्ड क्या बोलता है, इस नंबर ऑफ, नंबर से ही लिखूं क्योंकि मैं CL बाई वही लिख रहा हूं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल। अरे भाई लोन पेयर वाला नहीं, एक सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो अब मैंने बता दिया है तो एग्जाम्पल भी देना है। लो भाई एग्जाम्पल की कमी नहीं है, लेकिन बस आपको लगाना आना चाहिए। ये रहा ए ऑप्शन। चलो थोड़ा सा मैं यहां पे चेंज कर दे रहा हूं। ओके, इसके भाई 4 ऑप्शन देने का मन कर रहा है मेरे को भाई। लो भाई पीएच लिख दूं, डी और क्या चेंज कर सकते हैं, चलो पीएच और पीएच। बताओ फटाफट अप्लाई करो। स्क्रीन को पॉज करके आप अपने आप आंसर करोगे, देन उसके बाद यहां पे मैच करना, तो ज्यादा समझ में आएगा कि हम गलतियां कहां पे कर रहे थे। तो देखो मैंने बोला अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, और अल्फा हाइड्रोजन किसके रिस्पेक्ट में चेक करना है, sp2 से जुड़ा हुआ। जो फ्री रेडिकल है ना वही sp2 है। देख भाई ये sp2 है, sp2 से जुड़ा हुआ ये sp3, ये sp3, ये sp3। मतलब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। 3 यहां से, 3 यहां से, 3 यहां से। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, क्या पीएच का मतलब समझ रहे हो? इस पीएच को ना बता दो एक्चुअली में क्या कहते हैं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, पीएच क्या लिख दिया। अरे भाई पीएचडी की बात तो नहीं होती कहीं यहाँ पे। अरे भाई पीएच अपना ये होता है, इसको भी हटाओ। लो भाई ए ऐसे लिख लो। अब बताओ ये होता है पीएच मतलब फिनाइल, नॉट फिनॉल, इट्स ओनली फिनाइल। तो ये पीएच लग लिख दो या फिर ऐसे रिंग बना दो, एक ही बात है बेटा। तो फ्री रेडिकल से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कौन कौन है, क्या ये है, ये sp3, ये sp। आप अगर यहाँ पे जो कार्बन है ना इसको काउंट कर रहे हो तो गलती कर रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, नॉट sp3, और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है। मतलब यहां पे हाँ, लेकिन ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस जरूर कर रहा है, और रेजोनेंस सबसे पहले आता है, इफेक्ट से भी पहले बेटा रेजोनेंस आता है। मतलब यहां पे रेजोनेंस तो हो ही रहा था,
बेंजीन इनके जस्ट बगल में ही तो है, और साथ में प्लस के मतलब इसके साथ और क्या क्या हो रहा था, अल्फा हाइड्रोजन भी था, और कितने थे, 6। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे रेजोनेंस प्लस के अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ओनली अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पे भाई दो दो रिंग लगी है, मतलब 2 टाइम्स, मतलब रिंग में रेजोनेंस कर रहा है प्लस के अल्फा हाइड्रोजन लिख दूं क्या? बहुत बच्चे सोच रहे हो कि यहाँ पे तो एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। अरे भाई साहब, इस कार्बन का ये जो हाइड्रोजन है ये इसी फ्री रेडिकल वाले कार्बन का है, किसी और पड़ोसी लोगों का नहीं है। आप ध्यान रखना, ये वाला हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसके पास कार्बन दूसरा नहीं, ये तो भाई इसी फ्री रेडिकल का ही हाइड्रोजन है, इसको नहीं काउंट करना। लेकिन हाँ रेजोनेंस है बिल्कुल, दो दो टाइम यहाँ पे, मतलब एक रिंग में 5 टाइम रेजोनेंस करता है, तो 5 यहां से करेगा, 5 यहां से करेगा, मतलब रेजोनेंस दो दो टाइम लग रहा है, दो दो रिंग से हो रहा है। यहां पे कितना बेटा, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स रेजोनेंस, 3 टाइम्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बोलना, 3 टाइम्स यहाँ पे रिंग में पूरा कर रहा है, और एक रिंग में 5 टाइम्स करता है। ध्यान हो, यहाँ पे 15 बार करेगा 3 में। ओके, अब आ जाओ, रेजोनेंस सबसे पहले आता है इफेक्ट से भी पहले, तो जहां पे जो रेजोनेंस सबसे ज्यादा और उसको सबसे ज्यादा स्टेबल करना। क्या यहाँ पे 3 टाइम्स सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, मतलब डी वाला तो सबसे पहले आएगा, उसके बाद देखो कोई और, यहाँ पे 2 टाइम्स रेजोनेंस, दो दो रिंग थी ना भाई, मतलब सी आएगा। उसके बाद यहाँ पे रेजोनेंस है प्लस के हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे माना कि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है एज कंपेयर टू इसके, लेकिन आपको पता होना चाहिए रेजोनेंस सबसे पहले आता है, इसका मतलब ये वाला आएगा बी वाला, देन उसके बाद ए वाला। क्या ये चीज क्लियर हुई फ्री रेडिकल के बारे में? ओके, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन का, आपको मैंने क्वेश्चन करवा के भी बता दिया बेटा कैसे एप्लीकेबल होता है। ओके, तो आप इस चीज का ध्यान रखें और अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करें, स्क्रीन को पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। ओके।